ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जागड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमारा ये चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ। और ये हमारी क्वेश्चन की सीरीज़ की दूसरी क्लास है, क्योंकि पहली क्लास के अंदर हमने इसके और एमसीक्यू किए थे, 50+ एमसीक्यू कर लिए थे। आई होप कि आपने वो देख ली है। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ में मैं यही बोलूँगा कि क्वेश्चंस को करने से पहले आप वन शॉट से चैप्टर को कंप्लीट करिए, एंड वन शॉट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। चलिए, तो असर्शन एंड रीजन को आज शुरू करते हैं। और बस यही बोलूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अगर अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। आप लोगों का जो ये शेयर और लाइक होता है, यही जो है एक मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने का। ओके, आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट और बढ़िया कंटेंट लाने का जो जोश है वो यहीं से आता है। तो इसलिए जितना हो सके शेयर करना है, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना है। एंड लास्ट क्लास की जो एमसीक्यू की पीडीएफ थी, वो सारी की सारी पीडीएफ विद सॉल्यूशन मैंने भेज दिया टेलीग्राम चैनल के अंदर, एंड इसकी भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगी। सो डोंट वरी। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हम असर्शन रीजन को कैसे करेंगे। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है असर्शन रीजन को करने का। मान लीजिए आपको असर्शन पढ़ना है एक बार, ठीक है। आप पहले ये देखो कि असर्शन ठीक है, ओके। फिर आप रीजन पे जाओ, रीजन को देखो, रीजन ठीक है, ओके। फिर ये देखो क्या जो रीजन में बताया गया क्या वो असर्शन से रिलेट है, क्या असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप देखने हैं आपको, और जब ये 3 स्टेप आप देख लोगे तो हर एक क्वेश्चन आपका इजिली होता चलेगा। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन है ये नीट की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। लास्ट की बुक जो थी आपके किसी सैम्पल पेपर से थी, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये अब किसी नीट की बुक से लिए गए। तो कोई फिक्स नहीं है कि एक ही बुक से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे बढ़िया बढ़िया सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पहला क्वेश्चन कहता है असर्शन क्या कहता है, व्हेन बॉडीज आर चार्ज्ड थ्रू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो, देर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या बोल रहा है कि जब यहाँ पे क्या होता है, बॉडीज को क्या करते हैं हम, चार्ज करते हैं थ्रू फ्रिक्शन, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, ठीक है। बट नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज बनता नहीं है और ना ही खराब होता है, मतलब आप बोल सकते हो ना कि डिस्ट्रॉय वो नहीं होता है। रीजन क्या दे रहा है, दिस फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली बात, अगर हम फ्रिक्शन को देखें, फ्रिक्शन में क्या होता है कि हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलेगी और वो एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाएंगे। तो मतलब ये बात तो सही हो गई है कि असर्शन में बोला गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है। तो मतलब अभी तक आपने बोला कि असर्शन ठीक है। अब रीजन पे आते हैं, इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है, दिस फॉलो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड कंजर्वेशन क्या कहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो भाई रीजन ठीक है अपनी जगह, और ये रीजन असर्शन में फिट बैठ रहा है। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, ट्रांसफर ही हो रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। तो वही बात रीजन के अंदर बोली गई है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो फटाफट। सो आंसर आप लोगों के पास क्या होना चाहिए भाई, आंसर होना चाहिए आप लोगों के पास ए। क्यों होना चाहिए ए, क्योंकि ए हमें बताता है कि अगर असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की, तो ऑप्शन ए सही होगा। ओके, सो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, असर्शन को ध्यान से पढ़ना है। व्हेन वी रब ए ग्लास रोड विद सिल्क, द रोड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, असर्शन को देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। इन्होंने बोला कि जब हम एक ग्लास रोड को रब करते हैं, ठीक है, किसके साथ, सिल्क के साथ, तो जो रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मैंने एक ट्रिक तुम्हें बताई थी, गीप मतलब ग्लास रोड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ग्लास रोड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड SUN सन, इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है कि असर्शन में ये जो बात बोली गई है ये बिल्कुल सही है भी, कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं है। अब चलते हैं रीज़न पे। तो रीज़न क्या है,
ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क क्लॉथ मूव टू द ग्लास रोड। अरे भाई जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो तो नेगेटिवली चार्ज होगी। अब इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम सिल्क से कहाँ जा रहे हैं, ग्लास रोड में जा रहे हैं, बट ग्लास रोड तो पॉजिटिव बन रही है, तो इसका मतलब रीजन जो है वो गलत है, जो यहाँ पे रीजन दिया वो गलत है। सो सीधा सीधा सा आंसर आप लोगों के लिए कौन सा है, अगर असर्शन ठीक है और रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है बच्चा लोग? फटाफट से बता दो एक बार, जितने भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं फटाफट से एक बार बता दो कि सर अच्छे से क्लियर हो चुका है। एंड जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं यही बोलूँगा कि जैसे जैसे आपको वीडियो अच्छी लगती जा रही है शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड तुम लोगों का जो शेयर होता है वही एक एनर्जी देता है हमें, ठीक है, नई नई वीडियोस बनाने का, डिफरेंट अच्छा कंटेंट लाने का, एक क्वालिटी कंटेंट, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके चलो, तो पहले दो क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है अभी। इस थर्ड क्वेश्चन में असर्शन जो दिया गया है उसको बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए, द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन टर्म ऑफ ई। द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म ऑफ ई। किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसको ई की टर्म में इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। ये शायद से हमारा रिलेट है किससे, क्वांटाइजेशन से, क्योंकि किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा वो क्वांटाइजेशन से हम डिफाइन करते हैं। एंड क्वांटाइजेशन हमें क्या कहता है, देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं कि क्वांटाइजेशन हमें क्या कहता है। क्वांटाइजेशन में हम लिखते हैं कि जो Q होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा। मतलब प्लस माइनस आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने जो बात बोली है सेशन के अंदर वो कैसी है भाई, वो बिल्कुल सही है। एंड रीजन को पढ़ते हैं अभी। रीजन में बताया गया किसको है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट द चार्ज ऑन बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। एंड इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है भाई, जो इंटीजर है वो क्या हो सकता है, इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मतलब चार्ज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, क्वांटाइजेशन की। असर्शन रीजन ठीक है, एंड यही बात तो असर्शन में कंप्लीट कर रही है इसको। तो भाई सिंपल सा है कि रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। एंड असर्शन रीजन अपनी जगह ठीक है। सो आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो क्या होना चाहिए, फटाफट कमेंट करिए। तो आंसर होना चाहिए भाई आप लोगों के पास कितना, ए जो है वो आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पढ़ के उसके बाद आप लोगों का जो है रिप्लाई कर दूंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हो रहा है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, ठीक है, 25-30 मिनट यहाँ तक ही वीडियो रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो क्या कहता है अभी फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। When a body acquires negative charge, its mass decreases। पहले असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो हमने एक बात बोली थी कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, ठीक है। चार्ज हमेशा मास के साथ आते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं से मास आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ चार्ज आ रहा है। जहां से चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब है उसके साथ मास जरूर आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि अब सिंपल सी बात हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, ठीक है। किसी बॉडी को जब चार्ज कर रहे होते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, मान लीजिए किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ से जा रहे हैं उसका मास डिक्रीज हो रहा है, मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जिसके पास जा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो अभी देखो इन्होंने पहली बात में यही तो बोला था, व्हेन ए बॉडी एक्वायर नेगेटिव चार्ज इट मास डिक्रीजेज। अरे ये तो गलत है भाई। नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है, किसी के पास नेगेटिविटी जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, तो मास भी तो आ रहा है भाई, तो मास इंक्रीज होना चाहिए, बट इन्होंने लिख दिया यहाँ पे डिक्रीज होगा। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन है ABCD, जिसमें
असर्शन रीजन ठीक है और असर्शन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। बी में असर्शन रीजन ठीक है बट रीजन अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। और सी असर्शन ट्रू है और आपका जो रीजन है वो फॉल्स है। या अगर आपका डी असर्शन गलत और रीजन भी गलत, तो आप लोगों को पहली बार में ही क्या कर देना है, सीधा डी लगा देना है। लेकिन अगर एक और ऑप्शन ई होता तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज हो सकती है, मतलब ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी वो रख सकता है ऑप्शंस को, तो डरना नहीं है। ऑप्शन को एक बार पढ़ लेना है और सारे के सारे असर्शन रीजन में वही के वही ऑप्शंस होंगे। तो साफ पता लग रहा है भाई असर्शन इन्होंने गलत कर दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन होने से मास इंक्रीज होना चाहिए, तो इसलिए आंसर विल बी कितना, डी। आंसर कितना, डी भाई। सो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं। अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो अभी भी पूछ सकता है, हम पूरा कॉन्सेप्ट भी बीच में पढ़ लेंगे। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। कोई भी जब बॉडी होती है हमारे पास, मान लीजिए ये एक बॉडी है और एक बॉडी हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बॉडी को हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कोई एक चीज़ आप मान लो है और वो निकल के वहाँ से जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है भाई। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, तो मास डिक्रीज हो रहा है। एंड जिसको ये मिलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होगा, तो इसलिए जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ओके बेटा, और यहाँ पे मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कि मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं एंड अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर किसी को लगता है तो साथ के साथ कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। When charges are shared between any two body, no charge is really lost. ओके, यहाँ तक ये बात सही है कि जब एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे जाता है या शेयर किया जाता है तो चार्ज जो है वो लॉस्ट नहीं होता, चार्ज जो है वो लॉस्ट नहीं होता। बट सम लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स। सबसे पहले मैंने बोला था कि असर्शन को पहले पूरा पढ़ लो। इन्होंने बोला कि जब चार्ज की शेयरिंग होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, तो जो चार्ज है वो इन एक्चुअल लॉस नहीं होता है, मतलब वो सिर्फ ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो ये तो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ लिया है, तो आप बोल सकते हो कि असर्शन ठीक है। बट इन्होंने एक साथ में बोल दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो वो एनर्जी क्या हो सकती है, मान लीजिए आप फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं चार्ज, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या आ जाएगी, एक हीट जनरेट होगी। क्या होगी वहाँ पे बेटा, एक हीट जनरेट होगी। वो हीट जो है वही तो एनर्जी है, वो हमारे किसी काम की नहीं हो रही है, तो वो क्या एक तरह से लॉस है। एंड वो कुछ थोड़ा बहुत होगा, कैसा होगा, वो थोड़ा बहुत लॉस जो है आप लोगों के पास होने वाला है। सो असर्शन अपनी जगह बिल्कुल सही है, असर्शन क्या अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट, जो कि क्या है, रीजन क्या कहता है, सम ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट स्पार्किंग। अरे कि रीजन ने बोला, देखो इन्होंने बोला कि जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं चार्जिंग को, मतलब चार्ज को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला कि जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो कैसे हो सकता है, या तो हीट की फॉर्म में हो सकता है या स्पार्किंग हो सकती है कुछ इस तरीके से, मतलब चिंगारी टाइप, ठीक है, थोड़ी सी आग सी दिखना। जैसे हम सर्दियों में जब वुलन के कपड़े पहनते हैं, कोटी पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, तो जब उसको उतारते हैं तो थोड़ी सी साउंड की आवाज़ आती है, चट 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 की। या फिर अंधेरे में अगर उस पर हम जोर से हाथ मारते हैं तो थोड़ी एक चिंगारी सी दिखाई देती है हमें। तो वो क्या है, वो एनर्जी लॉस है, वो हीट है। समझ रहे हो चीज़ों को। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या हुआ भाई, असर्शन अपनी जगह बिल्कुल सही है, रीजन अपनी जगह बिल्कुल सही है। रीजन में जो बात कही गई है वही तो असर्शन में फिट बैठ रही है, तो यहाँ पर ये इसके साथ फिट बैठ गई। तो आंसर आप लोगों के पास कौन सा होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ए। कैसे होगा, देखो कि भाई पहले में सिंपल है कि ट्रांसफर हो रहे हैं चार्ज, एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी लॉस किस फॉर्म में हो रहा है, वो रीजन में बताया गया हीट की फॉर्म में हो रहा है, तो वही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन जो है वो ट्रू है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं एंड अच्छे से क्लियर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी, छठा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ध्यान से क्या कहता है छठा क्वेश्चन। असर्शन में कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलो पहले इसी को समझ लेते हैं कि असर्शन क्या कहता है। देखो अब कूलम्स लॉ को अगर हम लिखें तो कूलम्स लॉ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखी जाएगी, स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से लिखी जाएगी। ये क्या हो गया भाई, रुको इसको रब कर देते हैं। ये हो गया FE इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गई। अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखूँ तो क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लिखोगे FG इज इक्वल टू, अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट भाई, चल तो ये क्या हुआ, कैपिटल G मास M1 M2 अपॉन जितना उनके बीच में डिस्टेंस है तो दिस। तो ये इतनी बात तो सही है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। देखो आर स्क्वायर है, डिस्टेंस का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है और इनवर्सली हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल बात है, पता लग गया है कि असर्शन ठीक है, अपनी जगह असर्शन जो बिल्कुल सही है। अब बात आ जाती है रीजन में। रीजन क्या कहता है कि बोथ लॉज आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट, कि जो दोनों लॉ हैं, कूलम्स फोर्स का लॉ है जो, ठीक है, कूलम्स लॉ है जो, और दूसरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ है, वो दोनों के दोनों आपस में हर एक बातों में सेम है, हर एक एस्पेक्ट में वो सेम है। क्या ऐसा है, देखो हमने जो यहाँ पे लिखा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो हमने यहाँ पे लिखा जो कि हमारी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो पॉजिटिव मतलब अट्रैक्टिव एंड नेगेटिव, कुछ भी सॉरी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, आप इसको बोलो रिपल्सिव हो सकती है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी हो सकती है, ओनली कैसी हो सकती है भाई, ओनली अट्रैक्टिव हो सकती है। ओनली क्या हो सकती है, अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब हर एक एस्पेक्ट में तो ये सेम नहीं है, हर एक एस्पेक्ट में ये सेम नहीं है, तो कि फिर कैसे बोल रहे हैं भी ये सेम है। तो इसका मतलब जो आपका रीजन है वो क्या है, गलत है भाई, गलत है। ओके चलो, तो आंसर आ गया हमारे पास, रीजन हो गया गलत, असर्शन ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन जो है वो आपका फॉल्स हो। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सो आई होप कि अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। कूलम्स लॉ से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, असर्शन दिया गया आपको, ध्यान से समझना है। इफ देयर एग्जिस्ट कूलम फोर्स कूलम अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, अगर ये बोल रहा है कि अगर किन्हीं दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज, जरूरी नहीं है कि वो दोनों चार्ज हो, एक सिंगल से भी काम चल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों चार्ज हो। तो वो बोल रहा है कि ऐसा है क्या कि दोनों ही चार्ज होने चाहिए तभी ही अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज, ओके। तो असर्शन ठीक है या नहीं है, पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। देखो इन्होंने बोला है कि इनके बीच में क्या हो, इनके बीच में क्या हो, अट्रैक्शन हो, तो जरूरी नहीं है उनकी बॉडी के बीच में दोनों के ऊपर चार्ज होना जरूरी है। बट हमने तो पढ़ा है कि एक के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो दूसरे के ऊपर अगर नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे कहानी थोड़ी सी और भी है, सुनो ध्यान से। अब एक बॉडी जो है आप लोगों के पास मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, समझ में आ रही है चीज़ें। अब दूसरी बॉडी जो है हम अनचार्ज रख लेते हैं, कैसे रख लेते हैं, अनचार्ज। तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो अट्रैक्शन तो फिर भी होगा। तो जरूरी नहीं है जब आप अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हो तो दोनों की दोनों बॉडी को चार्ज होना जरूरी है, एक बॉडी का चार्ज होना जरूरी है ताकि दूसरी फिर वो बॉडी क्या करेगी, मतलब दूसरी बॉडी पे वो ड्यू टू इंडक्शन अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करवा देगी, ओके। तो असर्शन अपनी जगह इन्होंने बिल्कुल सही बोल दिया है, अच्छा है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, रीजन बोल रहा है इन कूलम अट्रैक्शन टू बॉडी आर पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, कूलम अट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स तभी लगती है जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये बात सही है। तो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये सही है, लेकिन असर्शन से कैसे रिलेट है, असर्शन में तो हमने इंडक्शन की बात कर ली है, असर्शन में तो हमने इंडक्शन की बात कर ली है, मतलब वहां तो हमारा रबिंग मेथड भी आ सकता है, मतलब वहां पे हमारे चार्जिंग मेथड लग रहे हैं, ठीक है, बाय कॉन्टैक्ट भी हम चार्ज करवा सकते हैं।
लेकिन बाय कॉन्टैक्ट अगर करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, रबिंग भी सही नहीं रहेगा। मेनली हमारा क्या रहेगा, इंडक्शन आ रहा है यहाँ पे। कौन सा आ रहा है यहाँ पे, इंडक्शन आ रहा है अभी। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो इंडक्शन यूज हो रहा है, इंडक्शन मेथड जो चार्जिंग का है। यहाँ पे ये बात अपनी जगह सही है, तो इसका मतलब क्या है, असर्शन अपनी जगह सही है, रीज़न अपनी जगह सही है, लेकिन जो रीज़न है असर्शन का इस बार दोस्त नहीं बन पाया, ठीक है, वो थोड़ी चालाकियाँ खेल गया और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट ट्रू, बट रीजन इज नॉट ट्रू आप लोगों के पास। बेटा देखो, मैंने एक बात तुम्हें बोली थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब भी आपको असर्शन रीजन करना है तो पहले चेक करो कि असर्शन ठीक है, फिर चेक करो रीजन में जो बात बोली गई क्या वो सही है, फिर ये देखो रिलेट करके देखो कि जो रीजन में बात बोली गई है वो असर्शन से फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। बस ये तीन चीज़ें करो, ये तीन चीज़ें तब आपको आएंगी जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप सीधा क्वेश्चंस पे आओ। वन शॉट अपलोडेड है चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले की वीडियो जो एमसीक्यू की थी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बेटा आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है पूरी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग भी साथ दीजिए एंड शेयर करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, मजा आएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है अभी, सुनिएगा ध्यान से। असर्शन, the force with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of a third charge। सुनिए ध्यान से, इन्होंने बोला है देखो, the force with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of a third charge। ये बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पे लॉ यूज हो गया आप लोगों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक चार्ज आप लोगों के पास, ये एक चार्ज है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी है, एक थर्ड चार्ज आ जाता है तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि भाई अगर हमें इनकी वजह से फोर्स निकालनी है तो इसकी फोर्स इस पे वेक्टर सम हो जाएगी, यहाँ पे वेक्टर सम होगी, मतलब वेक्टर सम होगा। समझ रहे हो कि थर्ड चार्ज आने से जो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, उनके बीच की फोर्स पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ ये हो सकता है कि अगर हम कहीं और फोर्स निकालें, मान लीजिए यहाँ पे, तो इसकी वजह से फोर्स इसके ऊपर, इसकी वजह से इसके ऊपर और इसकी वजह से इसके ऊपर, उन सब का हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। सो आई होप कि असर्शन समझ में आ गया कि असर्शन क्या है, कैसे सही हो रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रीजन। रीजन क्या बोला गया है, रीजन बोला जा रहा है force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। taken one at a time, ये बात अपनी जगह सही है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, लेकिन रीजन जो बोला गया है वो असर्शन के साथ फिट कैसे बैठ रहा है। यहाँ पे तो हमें एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता दिया गया है, यहाँ पे क्या है कि भाई दो चार्ज अगर रखे गए हैं, उन दोनों के बीच में अगर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स कोई भी लग रही है तो थर्ड चार्ज आके उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ ये होगा कि हम उनकी वजह से चार्जेस को उनकी वजह से फोर्सेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो रीजन सही हो रहा है, असर्शन सही हो रहा है, बट रीजन जो है वो असर्शन में फिट ही नहीं बैठ रहा भाई, क्योंकि इन्होंने ये तो नहीं बताया ना, असर्शन रीजन में ये तो नहीं बताया ना कि क्यों अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, इन्होंने सिंपली एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता दिया। समझ रहे हो, तो कहानी यहाँ पे क्या हो गई, बी हो गई। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या कहता है 9th क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर जो हम असर्शन रीजन क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक से हम कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन सारे के सारे आपके टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। और दूसरी बात, असर्शन रीजन में बहुत सारा कंटेंट लिखा रहता है, तो एक छोटी सी वीडियो के अंदर, मतलब एक सिंगल वीडियो में अगर हम बनाने बैठे पूरे चैप्टर की तो वो बहुत बड़ी बनेगी, इसलिए इसको छोटा करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डाला गया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। 9th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फिगरेशन इज नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द डिस्क्रीट चार्ज। ये बात बिल्कुल सही है, क्यों है, अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसकी वजह से बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट का मतलब समझते हो कि मतलब कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो भाई वो क्या हो रहा है। एंड ये क्वेश्चन आपका गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गॉस थ्योरम से, जिसमें हम क्या करते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक चार्ज है, कुछ भी नाम रख दो इसका Q1, इसका नाम रख दो Q2, इसका नाम रख दो Q3, इसका नाम रख दो Q4। इसकी वजह से हमें यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आप करोगे। तो ये सब क्या हो रहे हैं, वेक्टर सम हो रहे हैं और किसी एक पॉइंट पे हो रहे हैं, चार्जेस की लोकेशन पे नहीं हो रहे हैं ना, चार्जेस की लोकेशन पे नहीं हो रहे हैं। एंड दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू अगर हम गॉस थ्योरम देखें तो जो डिस्क्रीट चार्ज होगा, मतलब जो फील्ड होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा कि कितने फील्ड लाइंस वहां से जा रही हैं, कितने फील्ड लाइंस वहां से जा रही हैं, उन पे डिपेंड कर रहा होगा। सो जो बात इन्होंने यहाँ पे असर्शन पे बोली है वो बिल्कुल सही है। अब रीजन पे आ जाते हैं, रीजन क्या बोल रहा है। फॉर ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, उस पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये पॉजिटिव। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकॉन्टिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। डिसकॉन्टिन्यूअस सिंपल से भाई, अंदर फील्ड कितना होगा, जीरो, यहाँ पे फील्ड कुछ और होगा अलग, और यहाँ पे फील्ड कुछ और होगा अलग। मतलब सरफेस पे देखे तो कुछ और चार्ज होगा, अंदर देखे तो कुछ और फील्ड होगा, सॉरी पहले चार्ज बोल दिया, वो फील्ड ही था। और बाहर अगर हम देखें तो उसमें भी क्या होगा, कुछ और ही फील्ड होगा, मतलब सेम वैल्यू नहीं है ना, तो वो कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक जैसा, लगातार। ओके, समझ में आ रही है चीजें। सो यहाँ पे असर्शन ठीक है, रीजन अपनी जगह ठीक है, लेकिन असर्शन में जो बात बोली गई है वो तो किस पे डिपेंड कर रही है, गॉस थ्योरम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं असर्शन रीजन ठीक है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर विल बी कितना, बी। भाई आप लोगों के पास कितना होगा, बी होगा आप लोगों के पास आंसर। क्लियर है बेटा? अगर किसी को लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तुरंत साथ के साथ रिप्लाई आ जाएगा। ओके, चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को। 10वां क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज कॉम्पैक्टली रिजाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बात सही है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड वो न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस में एक जगह रहते हैं, तो बात सही है। चलो तो हमने कर दिया, ये सही है, इतनी बात सही है कि असर्शन हो गया सही। अब ध्यान से सुनना, अब रीजन इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होती है उनके बीच में वो वीक होती है, इन्होंने ये रीजन दिया है। हाँ, हमें ये पता है कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, जहाँ पे बहुत सारे वो बंधे रहते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, उनके बीच में जो रिपल्सिव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो वीक होती है, ये भी हमें पता है। लेकिन भाई वो क्यों एक जगह रहते हैं, वो कौन सी फोर्स होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक बात तुम्हें समझ में आ गई है कि असर्शन ठीक है, क्योंकि भाई प्रोटॉन कहाँ पे लाई करते हैं, आपके न्यूक्लियस में लाई करते हैं। और रीज़न क्या दिया है कि प्रोटॉनों के जो मतलब पॉजिटिव होते हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है, मतलब वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो उनको बांधने में जो फोर्स यूज होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इसका मतलब असर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है, लेकिन रीज़न असर्शन को तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना, रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो आप लोगों के पास आंसर क्या होना चाहिए, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्या ये होगा, नहीं ये नहीं होगा। तो हमारे पास होगा बी। क्यों होगा, क्योंकि असर्शन अपनी जगह ठीक है, रीजन अपनी जगह ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये नहीं बताया गया रीजन में कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो उनको साथ के साथ होल्ड करके रखती है, जो उनको साथ के साथ क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है। उस फोर्स के बारे में रीजन के अंदर जिक्र नहीं किया गया। तो फिर तो सिंपल सा पता लग रहा है कि ए और बी सही है, बट बी जो है वो ए वाले को सही नहीं कर रहा है, तो मतलब सिंपल सा ऑप्शन आ गया ये वाला। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और कुछ 5-7 क्वेश्चन और रहते हैं हमारे, तो उनको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन। असर्शन बोला गया है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना, आप लोगों के पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये रहा आप लोगों के पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पॉजिटिव
इधर नेगेटिव है आप लोगों के पास, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तभी तो फील्ड बन रहा है, हाँ तभी बन रहा है भाई। तो ये रहा फील्ड आप लोगों के पास इस तरीके से बन गया। अब ये क्या बोल रहा है कि इस फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक कॉमन सी बात है भाई, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को क्या करता है, फील करता है। अगर पॉजिटिव होता तो वो सेम डायरेक्शन में चलता, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें? तो इनका मतलब असर्शन ठीक है, इन्होंने पहली बात में यही बोला है। एंड ये क्यों हो रहा है भाई? अगर पॉजिटिव हो तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर नेगेटिव हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर पॉजिटिव होता तो वो सेम डायरेक्शन में चल रहा होता, अगर नेगेटिव है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक सिंपल सा तरीका कि असर्शन ठीक, रीजन ठीक, एंड रीजन में जो बात बोली गई है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तभी तो वो अपोजिट में मूव कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है तो आंसर विल भी कितना, ए आंसर होगा भाई। कितना आंसर होगा, ए आंसर होगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? फटाफट से बता दो जल्दी से, ओके। एंड अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करो, एंड लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। और जब हम एक साथ पढ़ ही रहे हैं तो एक मुझसे जुड़ने के लिए, पर्सनली मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। चलिए, तो 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही है ये बात। सुनिए ध्यान से कि जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव चार्ज है उनमें क्या होता है कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और नेगेटिव में ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में ख़त्म हो जाती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में ख़त्म हो जाती है। हाँ, यही तो चल रहा है और यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और यही इसने यहाँ पे बोल दिया है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, असर्शन अपनी जगह बिल्कुल सही हो चुका है। असर्शन अपनी जगह बिल्कुल सही हो चुका है, सो डरने की बात नहीं है भाई। चलो, तो इसका मतलब असर्शन ठीक है। रीज़न की बात करते हैं कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक एंड दे फॉर्म क्लोज लूप। अरे भाई सिंपल सा फंडा है। क्या है? सिंपल सा फंडा। उन्होंने क्या बोल दिया, हमने जब एक बात बोली थी कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, तो कॉन्टिन्यूस कर्व कहाँ रही भाई? कॉन्टिन्यूस कर्व कहाँ रही? ये तो सिंपल पता लग रहा है कि दे फॉर्म क्लोज लूप। ये गलत है, ये गलत है। तो फिर कौन सा आंसर होना चाहिए जिसमें असर्शन ठीक है और रीजन फॉल्स है? वो कौन सा आंसर है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, कौन सा आंसर है वो, फटाफट से, जल्दी से। चलिए, तो भाई यहां पर आप लोगों के लिए जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? असर्शन ठीक एंड रीजन फॉल्स आप लोगों के लिए। सो आंसर विल बी डी, डी ऑप्शन। ये आप लोगों के पास क्या है, आंसर है, ओके। सो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन करवा दूं, चाहे कोई टीचर आपको 200 क्वेश्चन करवा दे, लेकिन असर्शन एंड रीजन में जो कर सकोगे वो तुम खुद कर सकते हो। सिर्फ एक तरीका समझना है कि उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे मैंने बताया कि असर्शन पढ़ो और जांचो कि ठीक, चेक उसको चेक करो कि वो अच्छे से सही है या नहीं है। रीज़न देखो, फिर उसको चेक करो कि रीज़न अपनी जगह सही है या नहीं है। फिर ये देखना है तीसरा स्टेप कि रीज़न जो असर्शन के साथ कनेक्ट होता है या नहीं होता है। मतलब रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये 3 स्टेप हैं और आप लोगों का असर्शन रीज़न कभी गलत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जो आपकी नींव होती है, मतलब कॉन्सेप्ट की, वो अच्छी होनी चाहिए। एंड वो आप लोग कर सकते हैं वन शॉट से, मेरे सारे लेक्चर देख के, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अपलोडेड हैं, ठीक है। अगर मैं उन पर नया थंबनेल लगा दूं तो आज अभी देखने शुरू कर दोगे, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ तुम्हें कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, तो उन्हें देखो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एंड ये दूसरे वन शॉट्स की तरह नहीं है कि सिर्फ सम करवा दिए या ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ डीप में पढ़ाया हो उन वन शॉट के अंदर। चल 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर। भाई एक इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर का मतलब क्या है कि उसकी शेप कुछ भी है, ऊबड़ खाबड़ शेप है, जैसे कि ये सिंपल है ना। तो भाई ये सिंपल एक बात बोल रहा है। अब क्या हो सकता है कि
कई पोजीशन ऐसी होंगी इस कंडक्टर के ऊपर जब ये इरेगुलर शेप में होगा कि कहीं पे चार्ज क्वांटिटी में होंगे, साथ साथ होंगे, एंड कहीं पे वो उठा हुआ है तो थोड़ा सा दूर होंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो कि फील्ड कैसा हो सकता है? फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। फील्ड कैसा हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने पहली बात बिल्कुल सही बोल दी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। तो फील्ड अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर उबड़ खाबड़ जगह की तरह है तो कहीं पे चार्ज ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। एंड आप लोगों को पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सुनो ध्यान से। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है भाई? चार्ज, अरे भाई ये क्या हो रहा है जिसको, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। ओके, समझ रहे हो? अगर कहीं पे एरिया कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो फिर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रहने वाली है। तो रीज़न को पढ़ते हैं। रीज़न क्या बता रहा है? रीज़न बता रहा है सरफेस डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। यही तो बात बोली गई है किसमें? असर्शन में। और यही बात बोल दी है रीज़न के अंदर। यही बात बोली गई है किसके अंदर? असर्शन के अंदर। और यही बात बोली गई रीज़न के अंदर। सो आप लोगों को पता लग गया होगा कि रीज़न यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? असर्शन की। तो असर्शन अपनी जगह सही, रीज़न अपनी जगह सही, तो आंसर विल बी कितना? और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रही है, तो आंसर कितना? ए ऑप्शन है आप लोगों के पास। कितना है? ए ऑप्शन है। सो आई होप कि अभी तक जितनी चीज़ें हमने की हैं, जितने सम हमने किए हैं, क्वेश्चन जितने किए हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को अच्छे तरीके से और आपकी जो ये ऊपर वाला माला है इसके अंदर जाके बैठ गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन। असर्शन क्या कहता है? द होल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर। किसने बोला भाई कि सारे का सारा चार्ज हम ट्रांसफर नहीं कर सकते? सारे का सारा चार्ज हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसने बोला? ये कर सकते हैं, कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो सेशन पढ़ रहे हैं गलत है। ठीक है, द होल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर, ये गलत बात बोल रहा है। मतलब असर्शन यहाँ पे गलत है। असर्शन क्या है यहाँ पे? गलत है। रीजन को पढ़ते हैं अभी एक बार। द टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो बात वैसे ही गलत हो गई है, फिर ये भी गलत है। बट सर आपने बोल तो दिया कि भाई होल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, बट आप बोल रहे हो कि कर सकते हो। कब कर सकते हैं? जब हम क्या करेंगे, इस एक आइसोलेटेड कंडक्टर को एक होलो इंसुलेटेड स्फीयर के अंदर रख देंगे। एक होलो इंसुलेटेड स्फीयर के अंदर जब रख देंगे तो सारे का सारा चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका मतलब असर्शन तो गलत है ही है, तो सीधा आंसर तो पता लग गया डी है। लेकिन रीजन में भी खुद गलत बोल दिया इन्होंने कि इन्होंने क्या बोल दिया रीजन में कि जो चार्ज है वो वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, टोटल चार्ज। तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास ये भी ऑप्शन होता ना कि असर्शन गलत एंड रीजन गलत, तो कौन सा आएगा? डी आएगा। क्लियर है? कई बच्चे भी सोचेंगे कि कैसे हो रहा है पूरे का पूरा। भाई इन्होंने बोला है कि कहाँ से चार्ज ट्रांसफर करना, होल चार्ज किसी कंडक्टर का ट्रांसफर करना है एक आइसोलेटेड कंडक्टर में। तब होगा जब हम इसको कहाँ पे रख देंगे? एक होलो इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर रख देंगे, एक होलो इंसुलेटेड स्फीयर के अंदर रख देंगे, तो सारे का सारा चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू सारे का सारा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना? यस और नो? यस हो रहा है। बट इन्होंने बोल दिया कि कर ही नहीं सकते, तो गलत हुआ ना फिर इनका बात। तो सेशन गलत, रीजन गलत, तो इसलिए आंसर इज डी आप लोगों के सामने। ओके, क्लियर है बच्चा पार्टी? फटाफट से बताओ एंड इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का, आज की क्लास का। तो 15वां क्वेश्चन है हमारा, और ये 15 के 15 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है उसके अंदर मिल जाएगी। एंड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकता है इंस्टाग्राम पर, एंड वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो क्या बोला गया है असर्शन में भी? टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो इफ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ओके, सबसे पहली बात, ये गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो गॉस थ्योरम का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला कहता है कि अगर आप लोगों के पास फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। फाई कब है? जब चार्ज एनक्लोज हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोल दिया टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज जीरो।
टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज जीरो। वो जीरो कब हो रहा है? वो जीरो तब हो रहा है जब नो चार्ज इज एनक्लोज्ड, मतलब QEN जो है वो अगर जीरो है, यहाँ पे कोई चार्ज एनक्लोज हो ही नहीं रहा। एंड एक बात याद रखना, चार्ज एनक्लोज होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे दो चार्ज पड़े हों, इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू के हों, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यू का, +5 एंड -5 पड़ा है, तो फिर आप क्या करोगे? तो टोटल एनक्लोज चार्ज देखना है ना आपने, तो कितना चार्ज वहाँ पे एनक्लोज हो रहा है, तो वो जीरो हो सकता है। क्लियर है? समझ में आई चीज़ें? तो पहली बात यहाँ पे जो इन्होंने बोली है सेशन के अंदर वो बिल्कुल सही बोली है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। अब बोल रहे हैं Gauss law is true for any closed surface no matter what is its shape or size is। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस अगर आए तो उसको अवॉइड करना, ठीक है? कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे आसपास, तो शोर आता रहेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे क्या बोला है, Gauss law is true for any closed surface, ओके, no matter what its shape और size। जो गॉसियन सरफेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? मतलब या फिर ये बोलो कि जो गॉस लॉ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड कर रहा है, वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात देखो, जो पहले केस रीजन मतलब असर्शन के अंदर जो चार्ज जीरो है, वो चार्ज जीरो या तो हमने नहीं रखा है या फिर वहाँ पे इक्वल या अपोजिट चार्ज है, तो वो रीजन में तो कुछ है ही नहीं उसका लेना देना। असर्शन ठीक हुआ, रीजन ठीक हुआ, लेकिन रीजन में जो बात है वो असर्शन से क्या हाँ फिट बैठ रही है भाई? यहाँ पर तो इन्होंने ये बोला ना कि कोई भी शेप या साइज हो उस पर डिपेंड नहीं करता, तो शेप एंड साइज वाली बात सही है, लेकिन चार्ज एनक्लोज जीरो है वो बात तो सिर्फ असर्शन में ही है, और रीज़न उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो असर्शन ठीक, रीज़न ठीक, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर विल बी कितना? आंसर हो जाएगा भाई आप लोगों के पास बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा आप लोगों के पास? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो ये थे आप लोगों के असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन, ठीक है? ये सारी की सारी जो PDF आप लोगों को ये मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है, लाइक करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितना भी कंटेंट है इस चैनल के ऊपर वो सारे का सारा फ्री है, तो ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुँचाएँ इस चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए स्टूडेंट फॉर टीचर के लिए, वो करना ही चाहिए आप लोगों को। ओके, चलिए तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ये सारे के सारे काम कर देना। एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।